बंधुओं, इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री शास्त्री जी, मेरे सहयोगी श्री केतन भाई, राजकुमार भाई बरड़िया, संदीप वैद्य और यहाँ की पशुधन बचाओ समिति के सभी माननीय सम्माननीय सहयोगियों, मैं आपके शहर सोलापुर के लिए नया नहीं हूं, बहुत बार मैं यहां पर आया हूं, लेकिन आज आपसे एक विशेष संदर्भ में संवाद करने आया हूं। मैं महात्मा गांधी के गांव से महात्मा गांधी का संदेश लेके आया हूं। महात्मा गांधी का गांव सेवाग्राम है, वर्धा जिले में, मैं वहीं रहता हूं। गांधी जी का आश्रम मेरा निवास स्थान है। वहां से एक संदेश लेकर विशेष संदर्भ में आया हूं। वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने गांधी जी को एक मुलाकात लिया, भेंट किया। ये घटना है सन 1946 की और महीना था दिसंबर का। गांधी जी को माउंटबेटन ने एक प्रश्न पूछा, बहुत गंभीर प्रश्न था। उसने कहा कि बापू, अभी भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत में? अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे? मान लो कि हम सब चले गए अंग्रेज, अब आप बताएं कि क्या करेंगे? राजकारण ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, भारत के नेताओं को जो नैतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, खेती व्यवस्था में काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? गांधी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नोक से भारत के सब कत्ल खाने बंद कराऊंगा सबसे पहले। माउंटबेटन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या उत्तर दिया है इन्होंने। उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांधी जी से मिलेगा। उसने फिर प्रश्न किया, बापू, कत्ल खानों की जो समस्या है भारत में, इससे भी ज्यादा बड़ी कई समस्याएं, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, भूखमरी की है। भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, वो एक बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर, और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगभग तय हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। और गांधी जी ने घोषणा कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, माने मैं पहले मरूंगा, बाद में पाकिस्तान बनेगा। तो माउंटबेटन ने फिर प्रश्न दोहराया अपना कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भारत में हैं, उनको छोड़कर आप ये कत्ल खाने बंद कराएंगे, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। गांधी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो माउंटबेटन, मेरे लिए भारत में कत्ल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्या है। और अगर अंग्रेज ये कहें, अंग्रेजों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज ये कहें कि भारत की आजादी और कत्ल खानों के बंद होने के दोनों में से गांधी जी कोई चुनाव करें, तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कत्ल खाने बंद करा दो, तो मेरा चुनाव होगा कि कत्ल खाने पहले बंद होने चाहिए, आजादी बाद में आ जाएगी। फिर माउंटबेटन ने आखिरी बार एक और बात पूछ लिया कि आपको ऐसा लगता है क्या बापू, ये कत्ल खानों के बंद हो जाने से भारत की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो गांधी जी ने कहा, देखो, सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन कत्ल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा। और जब तक ये कत्ल खाने चलेंगे, भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये बात गांधी जी और माउंटबेटन के बीच की है। बाद में माउंटबेटन ने कहा, ये मैं व्रतपत्र में दे दूं छापने के लिए? गांधी जी ने कहा, दे दो, और भारत से अच्छा है लंदन में दे दो। तो लंदन के कई अखबारों में गांधी जी की ये मुलाकात छपी। बाद में गांधी जी को इंटरव्यू लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से, और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांधी जी को पूछे। सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आजादी
और पशुओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशुओं की रक्षा को पहले चुनूंगा, आजादी तो बाद में आती रहेगी। क्योंकि आजादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशुओं को बचाने का काम शुरू कर देना। इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांधी अब इस देश में जीवित नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सच्ची श्रद्धांजलि दें तो उनके इस बात को याद करें कि गांधी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में। जो महात्मा गांधी कहते थे कि कलम की एक नोक से मैं सारे कत्ल खाने बंद करा दूंगा, वो महात्मा गांधी के विचार का क्या हुआ इस देश में। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद क्या हो गया इस देश में? उसके बाद इस देश में हो यह गया कि गांधी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया। मर नहीं गया, मार डाला गया। गांधी जी को सिर्फ फोटो में जिंदा रखा है, विचार के स्तर पर उनको संपूर्ण दफन कर दिया गया है। उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने पिछले 59 वर्षों में माना नहीं, दो को छोड़कर। एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री के और दूसरी थी श्री मोरारजी देसाई के। श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जरूर गांधी जी के विचार पर आधारित नीतियां बनाई थी और कार्यक्रम भी किए थे, और दूसरे एक प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जिन्होंने गांधी जी से ही दीक्षा ली थी, वो गांधी जी के ही शिष्य थे और बाद में संयोग से इस देश के 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। वो ऐसे ही बात करते थे जैसे गांधी जी करते थे। आपको मालूम है मोरारजी देसाई ने गांधी जी से दीक्षा लेने के बाद एक कसम खाई थी कि मैं कभी भारत में किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आया तो आपकी इच्छा के अनुरूप सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। और आप जानते हैं श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी लागू कराई थी। उनका दूसरा कदम था कि भारत में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो हो पाता तब तक उनकी सरकार गिरा दी गई। लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया, गुजरात में शराबबंदी कराई, वो आज तक लागू है। और उस शराबबंदी के प्रश्न पर बहुत सारे राज्यों में समय समय पर आंदोलन हुए हैं और उन्होंने समय समय पर कई बार सफलताएं पाई हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत हुआ, अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगह हुआ। दूसरा, गांधी जी के विचारों पर आधारित श्री मोरारजी देसाई ने एक काम और किया। गांधी जी कहते थे भारत को स्वदेशी स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों पर सबसे पहले पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा हमें विदेशी कंपनियां नहीं चाहिए। आपको याद होगा कोका कोला पर पाबंदी लगाने वाले वो भारत के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे। 1977 में कोका कोला को नोटिस देकर हिंदुस्तान से भगाने वाले वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके बाद किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कोका कोला को इस देश से भगा सके। बाकी प्रधानमंत्रियों ने दरवाजा खोलकर उसको बुलाया जरूर, लेकिन मोरारजी देसाई ने भगाया। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो प्रधानमंत्री बनते ही गांधी जी की एक नीति का अनुसरण करके इस देश में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा लिया। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत देश में अमेरिका से गेहूं आयात होता था। लाल रंग का बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारतवासी खाते थे। अमेरिका के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया था PL 480, PL 480। यह अमेरिका का एक कानून है। PL का माने पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ 480, वो एक एग्रीमेंट था। उसके तहत अमेरिका से गेहूं भारत में आता था। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वो गेहूं लेना बंद किया था और उनका कहना था कि अमेरिका से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीद कर खाना उससे अच्छा है भूखे मर जाना। और जिस समय उन्होंने अमरीकी गेहूं खरीदना बंद किया था उस समय भारत बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसा हुआ था। पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय में आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में होती है। कोई भी बड़ा फैसला करने की हिम्मत सामान्य रूप से प्रधानमंत्रियों में नहीं होती है, लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत किया और युद्ध के दौरान अमेरिका को कह दिया कि हमें आपका गेहूं नहीं लेना है। तो अमेरिका ने थोड़ी धमकी दिया था कि अगर आप हमारा गेहूं नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे।
तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, हमें भूखे मरना आता है बनिस्बत की अपमान के साथ अमेरिका का गेहूं खाना। और उस समय जब गेहूं लेना बंद किया तो भारत में गेहूं की कमी हो गई। तो शास्त्री जी ने लाखों करोड़ों भारतवासियों को अपील किया कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दो, और करोड़ों भारतवासियों ने उनकी इस अपील का स्वागत किया और कोटि कोटि भारतवासियों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। अभी भी इस देश में लाखों भारतवासी हैं जो सोमवार को खाना नहीं खाते, क्योंकि शास्त्री जी ने सोमवार को यह कसम दिलाई थी। ये दो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हुए इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य दोनों का यह था कि किसी की भी सरकार 5 साल के लिए नहीं चली। शास्त्री जी की सरकार 5 साल नहीं चल पाई, मुरारजी देसाई की सरकार 5 साल नहीं चल पाई। जो ये दोनों 5 साल चल गए होते तो आज ये कत्लखानों का प्रश्न हमारे सामने नहीं होता। मुरारजी देसाई ने तय किया हुआ था कि वो 3 प्रश्नों को हल करेंगे, शराबबंदी का, कत्लखानों का और भारत देश में गरीबी बेरोजगारी का। लेकिन आप जानते हैं 22-23 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। शास्त्री जी की सरकार तो 18 महीने के बाद चली गई, क्योंकि उनकी हत्या हो गई। वो गए थे ताशकंद एक समझौता करने पाकिस्तान से दोस्ती का, लेकिन वो जीवित वापस नहीं लौटे। तो ये दो प्रधानमंत्रियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में गांधी जी के विचार को जीवित करने का और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अपने को महात्मा गांधी का सबसे अच्छा शिष्य बताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो गांधी जी के सपनों का 1% हिस्सा भी इस देश में पूरा नहीं किया। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में बहुत मतभेद था, लेकिन गांधी जी की यह महानता थी कि उन्होंने उस मतभेद को कभी जनता के सामने नहीं लाया। अगर जो ला दिया होता तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाते इस देश में। 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांधी का एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। उन्होंने कहा कि मेरे और तुम्हारे विचार इतने विपरीत हैं कि मैं कभी कभी चाहता हूं कि जनता के सामने इनको खोल दूं, ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू क्या है और मैं क्या हूं। तो नेहरू जी तुरंत गांधी जी के पास पहुंचे और कहने लगे, बापू ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का, अभी तो पहले आजादी लेनी है, आजादी आ जाए उसके बाद ये सोचेंगे। लेकिन आजादी आई, उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आए। नेहरू जी और गांधी जी में बहुत बड़े मतभेद थे। उसमें एक मतभेद ये कत्लखानों के प्रश्न पर भी था। दूसरा मतभेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर था। तीसरा मतभेद अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पर था। चौथा मतभेद भारत देश की गरीबी बेरोजगारी की जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के प्रश्न पर था। ऐसे बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन नेहरू जी थोड़े चालाक आदमी थे, ज्यादा चालाकी करते थे। होशियारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है। होशियार होना बहुत अच्छा माना जाता है, चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता। चालाकी क्या करते थे, जब ही देखा कि बापू नाराज हो रहे हैं अपने को विड्रॉ कर लेना, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना इनके आशीर्वाद के मेरा कोई इस देश में न भविष्य है न वर्तमान है। भूतकाल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते। वर्तमान और भविष्य गांधी जी ने उनको बना दिया, क्योंकि उनके ऊपर हाथ रख दिया। बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नेहरू को गांधी जी ने आगे बढ़ाया। ये बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पंडित जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। आपके सामने अभी संदीप भाई ने जब ये बात कही, पंडित नेहरू ने एक लाहौर में भाषण दिया था, एक कत्लखाना खोला था अंग्रेजों की सरकार ने। अंग्रेजों की सरकार ने भारत में 250 साल के शासन में 350 कत्लखाने खोले थे। सबसे पहला कत्लखाना उन्होंने कलकत्ता में खोला था। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था। 1757 में जब उसने कलकत्ता को जीत लिया, तथाकथित रूप से जीत लिया, युद्ध के मैदान में नहीं, चालाकी के साथ। वो कहानी आप सब जानते हैं। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का राजा था और रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से भेजा गया था कि सिराजुद्दौला को पराजित करना है और बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करनी, अंग्रेजी राज्य की। अब मुश्किल यह थी कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे। 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते, ये रॉबर्ट क्लाइव जानता था। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की सेना में अपने कुछ एजेंट भेज दिए और उनसे कहा कि तुम पता करो कौन इसमें गद्दार है जो भारत से विद्रोह कर सकता है।
सिराजुद्दौला के एजेंटों ने पूरी आर्मी में घूम के पता कर लिया कि सिराजुद्दौला का सेनापति ही है जो गद्दारी करने को तैयार है। अब किसी राजा का सेनापति जब राजा से और राज्य से गद्दारी करने को तैयार हो तो खतरनाक होता है। मीर जाफर नाम का एक सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव से एक समझौता कर लिया। समझौता यह कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन नकली, असली युद्ध नहीं लड़ेंगे। सिराजुद्दौला को लगेगा कि यह असली युद्ध हो रहा है, लेकिन हम नकली युद्ध लड़ेंगे और युद्ध शुरू होने के 10 मिनट के बाद मैं माने मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीतने की घोषणा कर देगा। बाद में हम दोनों मिलकर सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और समझौते के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा। तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां नकली युद्ध हुआ। 20 मिनट में फैसला हो गया। भारत की ओर से लड़ने वाले सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति अंग्रेजों से जाकर मिल गया। 20 मिनट में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध जीत गए। और बाद में वो सारे सैनिक जो भारत के थे लेकिन अंग्रेजों से मिल गए, उन्होंने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की हत्या कर दी। मीर कासिम को राजा बना दिया। बाद में मीर कासिम की हत्या कर दी और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल का राजा बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कत्ल खाना शुरू किया और उस कत्ल खाने में रोज की लगभग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब वो कत्ल खाने का साइज कितना बड़ा रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाय, उस जमाने में हाथ से काटी जाती थी। तो आप कल्पना करिए, एक कसाई एक दिन में 10 घंटे काम करे तो 3-4 से ज्यादा गाय नहीं काट सकता। इसका माने 32,000 गायों को काटने के लिए कितने कसाई रहे होंगे। अंग्रेजों ने उन सबको नौकरी पर रखा था और अंग्रेजों को गाय का मांस खाना है, इसलिए वो कत्ल खाना शुरू किया गया था। और उस कत्ल खाने में गाय का मांस उत्पन्न होकर अंग्रेजों के सैनिकों को उपलब्ध कराया जाता था। बंगाल में, कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगभग 50,000 सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे। पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्मी 50,000 थी। उनके प्रमुख अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे, क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। तो इन सब प्रमुख अधिकारियों को गाय का मांस चाहिए। उनके साथ जो सेना रहती थी उसको भी गाय का मांस चाहिए। इसके लिए यह पहला कत्ल खाना खोला गया था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना के हर स्थान के सैनिकों को गाय के मांस की मांग होने लगी, तो अंग्रेजों ने जहां जहां भी सेना थी वहीं वहीं कत्ल खाने खुलवा दिए। अगर आप भारत के कत्ल खानों का इतिहास ध्यान से समझें तो जहां जहां भी कैंटोनमेंट हैं, मिलिट्री कैंट हैं, वहां सब जगह कत्ल खाने हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में सबसे बड़ा मिलिट्री कैंट है कलकत्ता में, सबसे बड़ा कत्ल खाना कलकत्ता में। उसके बाद पूर्वी भारत में ही एक दूसरा बड़ा कैंट है बैरकपुर में, दूसरा बहुत बड़ा कत्ल खाना बैरकपुर में। तीसरा है पटना में, तो कत्ल खाना पटना में। ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है मेरठ में और बहुत बड़ा कत्ल खाना है मेरठ में। ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है रुड़की में, हरिद्वार के पास कत्ल खाना है रुड़की में। अंग्रेजों ने जहां भी अपनी आर्मी को रखा उन एरिया को मिलिट्री कैंटोनमेंट के नाम से घोषित किया और हर उस जगह एक कत्ल खाना होना कंपलसरी कर दिया। एक तो ये किया, एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दूसरा काम किया इन अंग्रेजों ने इस देश में। जहां भी अंग्रेजों की आर्मी रहेगी वहां एक कत्ल खाना रहेगा और कम से कम एक वेश्या घर होगा। यह भी उन्होंने नियम बनाया। कम से कम एक वेश्या घर होगा, चकला घर होगा, जिसको रेड लाइट एरिया आज की सभ्य भाषा में हम कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जहां भी मिलिट्री कैंट है सब जगह रेड लाइट एरिया है। मुंबई में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई में। कलकत्ता में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया कलकत्ता में। मेरठ में अंग्रेजों की आर्मी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मेरठ में। और अंग्रेजों का तर्क क्या था, वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक महीनों महीनों अपने घरों से दूर लंदन से आकर यहां रहते हैं, उनको अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए वेश्यावृत्ति को ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ट्रेड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया।
मैंने हिंदुस्तान के इस वैश्यावृत्ति के इतिहास पर थोड़ा काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से कि आखिरकार ये ऑर्गेनाइज लेवल पर प्रोस्टिट्यूशन कब से आया इस देश में। क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गणिकाएं हुआ करती थी, कोई वैश्या नहीं होती थी इस देश में। गणिका में और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर होता है। गणिका कौन होती है? जो ईश्वर के लिए नृत्य करती है और ईश्वर के ध्यान में ही मग्न रहती है। किसी आदमी के लिए नृत्य नहीं करती है, परिवार के लिए नहीं करती है, किसी भक्त के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करती है। तो गणिकाएं तो बहुत थी इस देश में, वैश्याएं नहीं हुआ करती थी। वैश्याओं को ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान में लाकर स्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। एक तो कत्ल खाने खुलवा गए, दूसरे वैश्याघर खुलवा गए। गांधी जी को इन दोनों से ही नफरत थी और गांधी जी बार बार अपने व्याख्यानों में बार बार कहते थे कि एक दिन के लिए मैं भी भारत का राजा अगर बन गया, एक दिन के लिए, तो कलम की नोक से ये सब काम एक दिन में कर दूं। पहला काम कत्ल खाने बंद करा दूं, दूसरे काम ये वैश्याघर बंद करा दूं, तीसरे काम भारत में शराबबंदी करा दूं, चौथे काम ऐसी लिस्ट बना रखी थी उन्होंने। लेकिन उस लिस्ट में शुरू में ये 3 काम थे। कत्ल खाने बंद करना सबसे पहला, दूसरा वैश्याघर बंद करना, तीसरा ये जो जगह जगह अंग्रेजों ने शुरू किया था तमाशा शराब का, और जगह जगह पब्लिकली शराब पीना और लोगों के सामने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये बंद कराना। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंग्रेज गए, उन्होंने जो कत्ल खाने खोले थे वो अंग्रेजों के जाने के बाद और बढ़े। अंग्रेज गए, उन्होंने जितने वैश्याघर खोले थे इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद वो और बढ़े। अंग्रेज गए तो जितनी शराब छोड़कर गए थे उससे ज्यादा शराब इस देश में बढ़ी और अंग्रेजों से ज्यादा बेहूदगी तरीके से भारत की सरकार ने शराब को बढ़ावा दिया। गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है। पता नहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं मिली होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। यहां तो एक भी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन हर साल इस देश में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। हर साल इस देश में 2 अक्टूबर आता है। सरकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं। टीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। बापूजी को याद रखना चाहिए, बापूजी के सपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी के सपनों को जिंदा करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक तमाशा देखा इस देश में। महात्मा गांधी का दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। गांधी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह किया था अंग्रेजों की सरकार के नमक के टैक्स कानून को वापस कराने के लिए। उस सत्याग्रह में गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ, और जब समुद्र के किनारे पहुंचे दांडी पर तो 1 कोटि से ज्यादा लोग उनके पीछे थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अंग्रेजों की सरकार ने भारत के नमक पर टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजी नमक को टैक्स फ्री कर दिया था। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी निकले थे और संकल्प लेकर निकले थे कि जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले जाते मैं साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। उनकी पत्नी के द्वारा पूछने पर श्रीमती कस्तूरबा जी ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, अंग्रेज अभी जाने वाले हैं क्या? तो गांधी जी ने और खराब शब्दों में कहा कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, पक्षियों की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाते। और वो निकल पड़े। दांडी सत्याग्रह सफल हुआ, अंग्रेजों ने नमक का टैक्स वापस लिया, लेकिन देश नहीं छोड़ा। तो गांधी जी साबरमती नहीं गए और पैदल भटकते भटकते वर्धा आ गए। वर्धा में एक कुटिया बना लिया और वहीं पर एक आश्रम स्थापित कर दिया। सौभाग्य से आज मैं उसी आश्रम में रहता हूं। गांधी जी के सपनों में ये जो सबसे पहला काम था पशुओं का कत्ल रुकना, कारण क्या उसका? गांधी जी को एक बार पूछा गया था कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उत्तर बहुत सुंदर है। उनको जब पूछा गया कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जिंदा रह सकूं इसके लिए पशुओं को बचाना चाहता हूं। और उसको और आगे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं पशुओं को बचाकर उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं कि ये पशु जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा।
एक बार ऐसी तरह से एक उनको और प्रश्न पूछा गया कि आप पशुओं की, जीव दया की, प्रेम की, करुणा की इतनी सब बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूं इसलिए। किसी ने पूछा आप तो सांप्रदायिकता कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर किसी को कहना है तो कहे मैं सनातनी हिंदू हूं, और 3 बार बोला इस बात को कि मैं सनातनी हिंदू हूं, जिसको जो समझना है समझे। तो पूछने वाला जानता नहीं था ये सनातनी हिंदू क्या होता है। तो गांधी जी को पूछ लिया ये सनातनी हिंदू की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मैं पुनर्जन्म में मानता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। बात वहीं पर खत्म हो गई। मैंने इस गांधी जी के स्टेटमेंट पे बहुत सोचा कि उन्होंने कहा क्या और इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है ना, बड़े लोग, महान लोग बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह जाते हैं। इसमें गांधी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था ये बात, अब समझ में आई है। गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं। सनातनी हिंदू कौन होता है? जो पुनर्जन्म में मानता है। इसका माने पूरा भारतवर्ष सनातनी हिंदू है, क्योंकि सारे भारतवासी पुनर्जन्म में मानते हैं। भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर्जन्म नहीं मानता हो। मैं हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इतना यात्रा कर चुका हूं कि लगभग 3 बार भारत की परिक्रमा के बराबर। और मैंने अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों से एक ही प्रश्न कई बार पूछा है गांधी जी को समझने के लिए, पुनर्जन्म में मानते हो? हाँ मानते तो हैं, लेकिन हमारी बाइबल नहीं कहती है। हम तो मानते हैं, बाइबल में नहीं है। एक बार मैं एक बहुत बड़े मौलाना अब्दुल वहीद खान से बात कर रहा था लखनऊ में। मैंने कहा आप पुनर्जन्म में मानते हैं? हाँ मानता तो हूं, लेकिन कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। तो मैंने कहा अब इसमें संकट है। अगर आप कुरान शरीफ को मानते हैं, कुरान शरीफ पुनर्जन्म को नहीं मानती है, तो आप पुनर्जन्म में कैसे मानते हैं? तो उसने कहा देखो यार, भारतीयता जाति नहीं है। अब इतनी बड़ी बात, भारतीयता जाति नहीं है। भले हम मजहब बदल लें, संप्रदाय बदल लें, भारतीयता नहीं जाती। फिर एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके संप्रदाय में, मजहब में ऐसे कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं? उन्होंने कहा शायद 90% होंगे। मैंने कहा आप गारंटी से कहते हैं? उसने कहा शायद 95% होंगे। फिर तीसरी बार कहा तो कहा 99% भी हो सकते। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा हम कोई अरब देश से आए हुए थोड़ी हैं, हम तो यहीं के हैं। हजारों साल हमारे पुरखे तुम्हारे ही जैसे थे। किसी एक समय विशेष में किसी गलत काम के कारण या गलत प्रभाव के कारण हमने मजहब बदल लिया, तो भारतीयता थोड़ी चली गई है। फिर मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ लोगों से बुला दो जो भारतीय मुसलमान हैं। आजकल एक शब्द चल गया है ना, अमेरिकन इंडियन, है ना। तो मैंने कहा चलो भारतीय मुसलमान है, उनसे मिलवा दो। उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया है। उनके घरों में मैं गया हूं, उनकी शादी ब्याह की पद्धतियों को मैंने देखा है, नामकरण की पद्धतियों को देखा है, उनके त्योहारों की रीति रिवाजों को देखा है। कहीं से नहीं लगता है कि वो अभारतीय हो गए। ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है कि उनका नाम बदल गया है और पूजा करने की पद्धति बदल गई है। तो क्या, पूजा करने की पद्धति तो हम सनातनी हिंदुओं में भी विशिष्ट हैं। कोई मंदिर को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता ही नहीं है, कहता है कि देवी देवता होते नहीं है, मूर्ति कुछ। तो पूजा की पद्धति तो हम में भी बदली हुई है, उनमें भी बदली हुई है। तो क्या भारतीयता तो नहीं गई है? मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा खान साहब से कि अच्छा ये बताइए कत्ल खानों पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा वही जो महात्मा गांधी का, कत्ल खाने बंद होने चाहिए। मैंने पूछा क्यों बंद होने चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम जिंदा रह सके। मैंने कहा आप गांधी जी को अनुकरण कर रहे हैं या ईमानदारी से कह रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे भी समझ में आता है कि पशु जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हमारी औकात तो इन पशुओं से है, अगर ये चले गए तो हम तो नहीं रहने वाले हैं। फिर उनसे मैंने एक विशिष्ट बात पूछी जिसको पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। मैंने उनसे कहा आपने कभी गाय का मांस खाया? उसने कहा यार एक बार खाया था तो मेरी मां ने बहुत पिटाई किया था मेरा। मैंने पूछा कैसे, क्यों?
उन्होंने कहा हमारे घर में सख्त पाबंदी है, आज भी हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। मैं पूछा अगर गलती से आ गया तो, बहुत सारा मांस आता है उसमें गाय का आ गया तो उन्होंने कहा